हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे। और जो मैंने आज का वीडियो बनाया है उसमें मैंने फिजिक्स के दो टॉपिक को कवर किया हुआ है। फर्स्टली फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एंड सेकंड वन इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन। सो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और एट द एंड ऑफ वीडियो आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी बनी है और लास्ट में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे आने वाली है। यस, आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन। और अगर आप इस टॉपिक की नोट्स चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF फाइल दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो हमारे नेचर में कितनी फंडामेंटल फोर्सेस है ये जान लेते हैं। हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और भी बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, बट वो फोर्सेस इन्हीं चारों फोर्स से डिराइव होके आती हैं। ये चारों हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस ही रहती हैं। तो फर्स्टली कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब एक एक करके इन फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे कि ये फोर्सेस क्या होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। किसी भी दो बॉडी के मासेस में जब कोई फोर्स लगती है तो उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। कोई भी दो बॉडीज हो उनके बीच में कौन सी फोर्स लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप एग्जांपल ले सकते हो अर्थ और सन का। सन की रेज अर्थ तक पहुंच रही है, इट मीन्स सन और अर्थ के बीच में भी कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। और आप मान लीजिए इस नोटबुक के ऊपर अगर मैं पेंसिल से लिखती हूँ तो पेंसिल और नोटबुक के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। मीन्स कोई भी दो बॉडी हो उन दो बॉडी के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। और बात करें इसकी डेफिनेशन की तो आप यहाँ इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी बोल सकते हैं और इसकी डेफिनेशन एक और आती है उसको भी बोल सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? F is directly proportional to the mass of first body and mass of second body and inversely proportional to the square of distance between the two bodies। उसी से हमारे पास ये फॉर्मूला भी बना हुआ है जो क्या कहता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से आया ये भी हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं जो हमारे पास पीछे फॉर्मूला था वो किस तरह से आया है। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से आया ये हम देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। ये m1 और m2 बॉडी के मासेस हैं। मान लीजिए एक बॉडी ये है आपके पास और एक बॉडी ये है और इन दोनों को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है जिसको हमने r मान लिया है। तो r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट बॉडी है उसका मास हमने मान लिया m1 है और जो सेकंड बॉडी है उसका मास हमने मान लिया m2 है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी। और दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। जब हम इनवर्सली बोलते हैं तो हमारे पास 1 अपॉन लग जाता है, ऊपर 1 नीचे r का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। तो हमने r का स्क्वायर ले लिया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं हम तो हमारे पास क्या आ जाता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। और अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास बनता है F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे ये G क्या है? यहाँ पर ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है G हमारे पास? यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में जब ये फोर्स लगती है तो वहाँ पर एक्शन एज वेल एज रिएक्शन दोनों ही फॉर्म होते हैं। उसके बाद ये एक सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्यों बोल रहे, क्योंकि ये दो बॉडी के बीच में लग रही है, बीच में लग रही है तो हम इसको सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। उसके बाद इस फोर्स को लगने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, और ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, अर्थ और सन की रेज अर्थ तक पहुंच रही है, सन की रोशनी अर्थ तक पहुंच रही है, उसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, और इतने लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करके भी अर्थ तक पहुंच रही है सनलाइट, तो वहाँ पर भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। तो ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस तक ये चलती है ये फोर्स। उसके बाद आप एक बात याद रखना, यहाँ पर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है नेचर में। तो हमारी नेचर की सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो बहुत ही रेयरली मिलती है, बहुत ही रेयर पाई जाती है। और जो ये फोर्स होती है ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में लगती है ड्यूरिंग बीटा डीके। अब बीटा डीके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो का बाहर निकलना। और आप बोल सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो न्यूक्लियस कैसा बन जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। और आप सभी को पता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो आप बोल सकते हो उन्हीं रेडिएशन में से एक रेडिएशन को हम बीटा डीके बोलते हैं। तो जिस टाइम पे बीटा डीके हो रहा होता है उस टाइम पे हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, इसी को हम बीटा डीके बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले जो ये फोर्स होती है वो ओनली इन बीटा डीके ही पाई जाती है, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। अब शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स होती है वो विद इन द न्यूक्लियस ही लगती है, आउटसाइड द न्यूक्लियस ये फोर्स नहीं लगती है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बोल सकते हैं कोई भी दो मूविंग चार्जेस है, मीन्स किसी भी दो चार्जेस में मोशन है, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तो ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, नेचर में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो एट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। अब एट्रैक्टिव क्या होता है, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। जैसे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है तो वो रिपेल करेंगे। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, और सेंट्रल फोर्स भी होती है ये, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में लग रही है तो ये सेंट्रल फोर्स हुई, और इसके लिए भी हमारे पास किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर फोर्स, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, ये भी हमारे पास विद इन द न्यूक्लियस ही पाई जाती है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये हमारे नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या कहती है, ये एक ऐसी फोर्स है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखती है। अब होल्ड करके कैसे रखती है, जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन से चिपका हुआ होता है, मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में कंबाइन होते हैं, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है हमारे पास,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जो प्रोटॉन होता है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में कैसे करने चाहिए, रिपेल करने चाहिए। बट ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही है। दैट्स वाई हम इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बोलते हैं। अदरवाइज तो पूरा न्यूक्लियस ही फट जाना था अगर ये दोनों रिपेल करते। तो रिपेल किसकी वजह से नहीं कर पाते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है हमारे नेचर में। आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये एट्रैक्टिव इन नेचर होती है। अभी हमने पढ़ा प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये आपस में रिपेल करने चाहिए, बट ये रिपेल नहीं करते हैं। तो ये कैसे होते हैं? एट्रैक्टिव इन नेचर होती है ये वाली फोर्स। और ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, मतलब इनका चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर चार्ज से लेना देना होता तो ये रिपेल करते, बट इनका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है ये फोर्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं चार्ज इंडिपेंडेंट है। उसके बाद ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों है? क्योंकि ये विद इन दी न्यूक्लियस ही लग रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। जो हमारे पास फिजिकल लॉज होते हैं उनका नेचर क्या होता है। तो हमारे नेचर में जितने भी बेसिक लॉ एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को हम फिजिकल लॉज बोलते हैं। अब मान लीजिए हमारे नेचर की किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करनी है, तो वो उनकी किसी न किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होगा, जिसके ऊपर हम बेसिक लॉज को अप्लाई करके उसके बारे में जान सके। तो जो ये लॉज होते हैं वो किसके थ्रू मेजर किए जाते हैं, किसके थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं? उनके फिजिकल क्वांटिटीज़ के थ्रू। जैसे कोई भी पार्टिकल हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो गया, उसके ऊपर चार्ज होगा, मास होगा, एनर्जी होगी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब होंगे। अब जो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमने पढ़ा अभी, चार्ज, मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो ये सारी क्वांटिटीज़ कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती हैं, जब तक इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? कोई भी सिस्टम हो, हमारे पास कोई भी चीज़ हो, वो कांस्टेंट रहती है। कब तक कांस्टेंट रहती है? जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगाई जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, तब तक वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन लॉज। तो कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं ये अभी हम सारा पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कितने लॉज हैं? 5 लॉज हैं। तो हम 5 लॉज को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से 5 लॉज हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन दी है हमारे पास, द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज कैसा रहेगा? उसके ऊपर कांस्टेंट रहेगा। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। उन दोनों को जब आप आपस में रब करोगे तो ग्लास रॉड क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और जो सिल्क क्लॉथ होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। पहले तो अनचार्ज थे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जब इन दोनों को आपस में रब किया तो जो ग्लास रॉड था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, और जो सिल्क क्लॉथ था उसने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। तो ग्लास रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। उसके बाद जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब जो ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किसने किया? सिल्क क्लॉथ ने। इसलिए जो पार्टिकल, जो सब्सटेंस चार्ज को गेन करते हैं वो कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। उसके बाद हम दूसरा लॉ डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो इसमें क्या होता है? हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर मास और एनर्जी का सम है तो वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट। और सिंगली बात करें तो सिंगली हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर इन दोनों का सम आ जाता है तो ये हमेशा कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो सब्सटेंस है, ए और बी। अब उन दोनों को अगर आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ए बी। मान लीजिए आपके पास जो सब्सटेंस ए है उसका वेट है 5 ग्राम, उसका मास है 5 ग्राम, और जो बी सब्सटेंस है उसका वेट है हमारे पास 10 ग्राम। तो इन दोनों का टोटल वेट कितना हुआ, 15 ग्राम। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना होगा, 15 ग्राम ही होगा। तो इन दोनों के मास को आप खुद सोचिए, इसमें हम मास को ऐड नहीं कर सकते, ना ही इसमें से हटा सकते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद हमारे पास थर्ड लॉ आता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ क्या कहता है, हमारे पास जो एनर्जी होती है उसको भी ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट एक बात है, एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका एग्जांपल लिया मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। मान लीजिए अब इलेक्ट्रिसिटी तो सबके घर में होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उससे हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे हीट एनर्जी में कन्वर्ट, मान लीजिए आपने हीटर लगा दिया। हीटर तो लगाया आपने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, आपने स्विच में हीटर लगा दिया। अब हीटर से क्या मिल रहा है हमें, हीट। तो वहाँ से हमें क्या मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है। वहीं पर अगर आप फैंस वगैरह लगा देते हैं तो वहाँ से क्या मिलती है, फैंस लगा दिया, जनरेटर लगा दिया, तो वहाँ से हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। और लाइट्स तो सबके घर में लगी होती है, बल्ब्स, एलईडी लाइट्स सबके घर में लगी होती हैं। तो वहाँ से क्या मिल रही है, हमें लाइट एनर्जी मिल रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम हीट एनर्जी बना सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, P को हमने मान लिया क्या है, लीनियर मोमेंटम है। अब लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी में अगर मास है और कुछ मोशन है, कुछ वेलोसिटी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर मोमेंटम। जिस बॉडी में भी मास हो और वेलोसिटी हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर मोमेंटम। तो यहीं पर मैंने इसकी डेफिनेशन दी है, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर उस लॉ के हिसाब से बात करें, जो ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लॉ क्या कहता है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब आइसोलेटेड सिस्टम हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसका प्रोडक्ट होता है, लीनियर मोमेंटम का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, उसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, अब यहाँ से कोई सब्सटेंस मूव कर रहा है, पूरे उसमें रोटेट कर रहा है। आप खुद सोचिए, ये रोटेट भी कर रहा है, उसमें मोशन भी है, और जो ये मूव कर रहा है उसमें, इस सब्सटेंस में कुछ ना कुछ मास भी है। तो ये कैसा हो गया, इसका ये लीनियर मोमेंटम हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था जिस सब्सटेंस में मास हो और उसकी वेलोसिटी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। और इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एंगल पे रोटेट कर रहा है, इसको हम रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं। तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे, क्योंकि यहाँ से ये 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है। अब जहाँ पर भी जाएगा 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही इसका, इसलिए हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर भी
बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।